गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में कि क्या होती है एल्डोल रिएक्शन और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एल्डोल रिएक्शन के ऊपर आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, एल्डोल का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो और एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि CHO ग्रुप और OH ग्रुप दोनों उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आपका कहलाता है एल्डोल। लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक ही सीमित नहीं रहती है, ये रिएक्शन कीटोन भी देते हैं। ऐसे कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो आपकी ये रिएक्शन ज़रूर देते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं हम कीटोल। समझ में आया? एल्डिहाइड से बनेगा एल्डोल और कीटोन से बनेगा हमारा कीटोल। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली में एल्डोल रिएक्शन। तो देखिएगा, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड है हमारे पास CH3CHO, दो मॉलिक्यूल जब वो रिएक्ट करते हैं किसी भी बेस के साथ, मान लीजिए ये हमारा बेस है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है बन करके वो आता है हमारा CHOH CH2CHO। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट एल्डोल। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डोल प्रोडक्ट ये कहलाता है। लेकिन अगर रिएक्शन कह दी जाए आपसे कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखिएगा वो रिएक्शन क्या होगी। देखिए यहाँ पे अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ, ये एल्डोल बना है, उसने कहा है कि एल्डोल का कंडेंसेशन होना चाहिए। तो एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन होती क्योंकि सिमिलरली स्टार्ट यहीं से होती हैं, तो इसको हम एक में ही कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है तो आपकी रिएक्शन यहीं पे फिनिश हो जाती है, और अगर आपसे कहा जाता है कि एल्डोल कंडेंसेशन करिए तो एल्डोल कंडेंसेशन होने पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आता है आपका ये। ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम ईन अल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है ईन और ये है आपका अल, ईनल। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, या तो हम कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, या सिंपल कंपाउंड भी इसे कहा जा सकता है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा बन गया है। इसके अंदर हुआ क्या है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। कहाँ से निकला है? ये OH और ये वाला H, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलने पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन यहाँ तक होती है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ तक होती है। चलिए, इसके अंदर अभी हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन जो है बहुत सिंपल है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। हमें इसमें क्या पता चला? इसमें पता चला कि ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड होती है, यानी कि बेस इसके अंदर ज़रूर प्रेजेंट होगा। अब कब एल्डोल बनेगा, कब आपका कंडेंसेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहीं तक जाना है या यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बेस कैटेलाइज की बात कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन जो है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं इसकी। एल्डोल रिएक्शन जो है हमारी, जो एल्डोल फर्स्ट टाइम जो एल्डोल प्रोडक्ट बना था वो बनाया था हमारे वुड्स साइंटिस्ट ने। ठीक है, 1837 के अंदर। क्लियर? तो इन्होंने जो रिएक्शन में जो एल्डोल प्रोडक्ट बनाया था वो रिएक्शन जो थी वो बेस कैटेलाइज्ड नहीं थी, वो थी आपकी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन सिर्फ बेस के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपका एसिड जो होंगे, एसिड जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब जो यूज़ ज़्यादा होता है वो बेस के ऊपर होता है, तो हमने एल्डोल रिएक्शन को बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन मतलब इसको प्रपोज कर चुके हैं कि ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन ही है आपकी। एसिड में इसमें ज़्यादातर काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन एल्डोल करेगी या एल्डोल कंडेंसेशन करेगी। तो देखिए, इसके लिए कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो बात करते हैं इस पर। देखिएगा, अगर आपका बेस डाइल्यूट है, यानी कि डाइल्यूट बेस की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे हम डाइल्यूट बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलो होगी वो सिर्फ एल्डोल तक प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे ले जाने के लिए इसके अंदर या तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाना पड़ेगा तो कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी रिएक्शन यहीं तक फिनिश हो जाएगी अगर आपका बेस डाइल्यूट है। ठीक, दूसरी बात, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है? अगर टेम्परेचर आपका लो है
तो क्या होगा, हाई है तो क्या होगा, देखिए लो होगा तो आपकी रिएक्शन फॉलो करेगी अप टू एल्डोल तक, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर आपने यूज़ किया तो ये आपका कंडेंसेशन कर देगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा निकल के वो क्या आएगा, आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर पता चल गए, एक तो बेस के बारे में और एक टेम्परेचर के बारे में, कि अगर बेस होगा तो हमारा एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा प्रोडक्ट, और अगर टेम्परेचर के ऊपर बात करें, लो टेम्परेचर होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो कंडेंसेशन पॉसिबल है और उसके अंदर हो जाएगी। अब देखिएगा हमने यहाँ पर एल्डिहाइड के ऊपर बात करी है कि एल्डिहाइड के अंदर एल्डोल बनता है। अगर हम बात करें कीटोन के ऊपर क्या होगा इफ़ेक्ट, तो देखिएगा ये दूसरा एग्जांपल है कीटोन का, इसको और थोड़ा समझ लेंगे। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा दो मॉलिक्यूल, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा CH3COH CH3, और यहाँ हो जाएगा आपका CH2COCH3, ये बन गया आपका कीटोल। क्यों बन गया ये कीटोल, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, और इसका जब अगर हम कंडेंसेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये OH ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा COCH3। तो ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा ये होगा आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। अब शुरू में हमने क्या पढ़ा था, शुरू में हमने पढ़ा था कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से होंगे। अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो देखिए फंक्शनल ग्रुप है ये, जो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन। अब देखिए इसमें दोनों तरफ अल्फ़ा अल्फ़ा कार्बन है, तो जब अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये हो गए आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत आसान था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें कैसे फाइंड आउट करने की कौन सी रिएक्शन के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म के ऊपर, लेकिन अगर हम मैकेनिज़्म से पहले जाएं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। देखिएगा रिएक्टिविटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं हम। रिएक्टिविटी यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, तो क्योंकि पहला स्टेप क्या है, बेस से रिएक्शन है, तो कौन रिएक्ट करेगा, ये इस पे रिएक्ट करेगा पहले या फिर ये इस पे रिएक्ट करेगा पहले। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्डिहाइड और यहाँ पर लिख लेते हैं हम कीटोन। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा हमारा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रिंग लग गई या कोई भी चेन हो गई कार्बन की, और H, और कीटोनिक ग्रुप क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप। ये क्या है आपका R क्या होते हैं आपके, एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैरिक इफेक्ट चलाता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुल हो जाते हैं, तो इस पर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव और इस पर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दोनों ही एल्डोल और कीटोन के ऊपर। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के अंदर क्या हो रहा है, कीटोन में जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके इस चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है। अब OH माइनस जो है, जो हमारा बेस है, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग, यानी कि पॉजिटिव लविंग है, ये इसको पॉजिटिव चाहिए, तो ये इस पे भी रिएक्ट करना चाहता है, ये इस पे भी रिएक्ट करना चाहता है, तो ये किस पे जल्दी रिएक्शन देगा। देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जबकि यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है। तो ये जो OH है, जो हमारा बेस है, ये इस पर रिएक्ट करेगा, तो रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कीटोन। ये पता लग गया हमें, एल्डोल रिएक्शन के अंदर की रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म की, कि मैकेनिज़्म एल्डोल रिएक्शन का क्या होता है। तो देखिएगा मैकेनिज़्म बहुत आसान है इसका, मैकेनिज़्म हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैकेनिज़्म एल्डोल रिएक्शन का हम मैकेनिज़्म समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम मैकेनिज़्म को। मान लीजिए हमारे पास है एक एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ये रिएक्ट करता है आपका किससे, बेस से, बी हमारा बेस हो गया। क्लियर। अब देखिए अब बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। किसके हाइड्रोजन को, अल्फ़ा हाइड्रोजन को, जो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा एक एनायन। ठीक है। अब ये एनायन क्यों बना, ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि एनायन क्यों बना। देखिएगा ये एनायन इसलिए बना क्योंकि ये एनायन बनने के बाद रेजोनेट होकर के स्टेबलाइज हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे बन के आ सकता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, BH पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये तो हो गया पहला स्टेप कि पहले स्टेप के अंदर बेस ने रिएक्ट किया एल्डिहाइड से और एक एनायन बना लिया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो एनायन है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा रिएक्शन, अब वो भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिएगा ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, ऐसा सेंटर जिसके ऊपर ये अटैक कर सके। ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। जब ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर अटैक करने के लिए एक पाथ मिल गया। तो जब इसको ये पाथ मिल जाएगा तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपका CH3CO-, H को हम नीचे लिख लेते हैं, और ये बन गया आपका CH2CHO। क्लियर है। और यहाँ से क्या बाहर हो गया आपका, कुछ बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ आपने रिएक्शन करा दिया है। ठीक है। अब देखिएगा इसी रिएक्शन में जो हमारा ये BH+ निकला था ये रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3COH H CH2CHO प्लस बेस रीजनरेट हो गया। और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एल्डोल। ये बन गया हमारा एल्डोल। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एल्डोल बन चुका है, यहाँ तक रिएक्शन का पहला स्टेप फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर कंडेंसेशन आ जाए आपका कि कंडेंसेशन इसको करना है तो कंडेंसेशन कैसे करेंगे। देखिएगा कंडेंसेशन में क्या होगा, CH3CHOH CH2CHO ये रिएक्शन देगा आपका फिर से बेस के साथ, क्योंकि बेस यहाँ पे रीजनरेट हो गया है जो हमारा कैटलिस्ट था। ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या करेगा, फिर अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन खींचेगा, अल्फ़ा कार्बन इसे दिख गए, CH3 बन जाएगा हमारा CHOH CH- और CHO। अब आपको पता है ये आपका रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज है तो यहाँ पर ये रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, जो CH3CHOH है और ये जो CH- CHO है ये आपका वापस से रिएक्ट करेगा बेस से जो हमारा रीजनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये BH+ बना है ना, ये BH+ इससे रिएक्शन देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, CH3CHOH ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक, CH- CHO। अब क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा आपका कुछ इस तरह से, OH2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसके नीचे है, OH पर है ये। ठीक है। CH- CHO ये क्या करेगा, नेगेटिव नीचे उतरेगा और वाटर बाहर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बन गया आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कंडेंसेशन क्या होता है और कंडेंसेशन को कैसे करते हैं। अब देखिएगा इसकी एक ट्रिक बता देते हैं आपको कि ट्रिक इसमें क्या होती है, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस तरह से फॉलो करेगी। मान लीजिए हमारे पास था R, या इसको हम R ना लिख करके CH3CHO लिख दिया था हमने। इसकी रिएक्शन हमने CH3CHO से करी थी और किसकी प्रेजेंस में बेस की प्रेजेंस में। तो देखिएगा अगर ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो पहले मॉलिक्यूल का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका जो O है उसके साथ तो जोड़ दीजिए H, और जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फ़ा कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CHOH CH2 CHO। ये तो था पहला मॉलिक्यूल CHO।
और ये है हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। देखिए दोनों जुड़ गए आपस में, और कंडेंसेशन अगर हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि अगर फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास है CH3 CHO और रिएक्शन करनी है उसकी CH3 CH2 CHO से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, डाइल्यूट बेस है, यानी कि आपको बनाना है एल्डोल, ठीक है। अब देखिएगा बेस किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर बेस है, अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे भी दिख रहा है, अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर भी दिख रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है जो अनसिमेट्रिकली कहलाते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, जब एल्डोल रिएक्शन के अंदर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं तो वहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अल्फ़ा कार्बन बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, या तो इसका रिएक्ट करे या इसका रिएक्ट करे। तो यहाँ पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं एंटी लाइबन रूल या लिबन रूल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये क्या कहता है आपका कि बेस जो है रिएक्ट करेगा उस अल्फ़ा कार्बन पर जिस पे हायर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ये रूल याद रखिएगा आपको, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स आ जाते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड का केस हो चाहे वो कीटोन का केस हो, तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी लाइबन रूल फॉलो करना है। इसमें क्या कहता है, बेस रिएक्ट करेगा हायर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पर। तो ये बेस है, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो बेस कहाँ रिएक्ट करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या कंपाउंड आएगा, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, ये बन गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ये तो था हमारा एल्डिहाइड के बाद, अगर हम कीटोन ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CO CH3 और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CO CH3। अब देखिएगा बेस को रिएक्शन करनी है, इसकी एल्डोल कीटोल प्रोडक्ट बनाना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है। अब बेस को देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा 3 दिख रहे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है। तो बेस रिएक्ट करेगा इस पर, और जब इस पर रिएक्ट करेगा तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये ऊपर जा कर के OH बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH2 CO CH3। तो ये आपका कीटोल बन गया, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे कीटोल। क्लियर है? यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर तो हमने पढ़ लिया इसके अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर पढ़ लिया हमने। एक तो पढ़ लिया हमने कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा लो होगा, अगर लो होगा तो एल्डोल, हाई होगा तो कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद हमने बेस पढ़ लिया, डाइल्यूट हुआ तो एल्डोल बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा एंटी लेविन रूल, ठीक है। अनसिमेट्रिकल हो जाने पे हमारा एंटी लेविन रूल लगेगा। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन में एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ हो, ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, और ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो उनको प्रोटिक कहते हैं, जिनके अंदर नहीं होता है एसिडिक हाइड्रोजन उन्हें एप्रोटिक कहते हैं। तो ये देगा आपका एल्डोल। अब आप कहेंगे एप्रोटिक के एग्जांपल दे दो, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए बेंजीन, और एग्जांपल ले लीजिए टोलिन, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरीके से अगर प्रोटिक की बात करें तो यहाँ पर होगा आपका कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, और अमोनिया हो गया, ये आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इनके अंदर रिएक्शन जो होगी वो आपकी फॉलो करेगी, वो आपकी क्या फॉलो करेगी, वो करेगी कंडेंसेशन आपका। क्लियर। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल्स पर आते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल पॉसिबल हैं इसके अंदर। तो इसमें जो एग्जांपल हैं, हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बनाए थे, तो मैं उन एग्जांपल्स को ले लेता हूँ। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, जो एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है, बहुत आसान है। क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2CH3CHO। अब देखिएगा, एल्डिहाइड है, इसमें दिया हुआ है बेस NaOH, ठीक है, एट 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पे होगा कंडेंसेशन। तो आपको रिएक्शन बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एल्डोल बनाइएगा, ठीक है, CH3CHOH CH2 CHO, ये तो बन गया हमारा एल्डोल। उसके बाद रिएक्शन क्या होगी आपकी, कंडेंसेशन, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गया आपका कंडेंसेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर दे दिया होता उसने 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हो रही है, तब आपके पास क्या प्रोडक्ट आता, CH3CHOH CH2 CHO, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता वो आता हमारा एल्डोल। अभी क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपाउंड है आपको जो गिवन है वो है आपका CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। अब देखिएगा यहाँ पर भी दे रखा है उसने, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, NaOH, और आपका यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन। अब देखिएगा बेंजीन के अंदर बेस डला हुआ है, यानी कि ये कौन सा सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो होगा वो होगा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, तो यहाँ पे एंटी लाइबेन रूल भी फॉलो करेगा। तो एंटी लाइबेन रूल क्या कहता है, अल्फ़ा जिसके ऊपर ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, बेस उसके ऊपर पहले रिएक्ट करेगा। तो यानी कि ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, तो ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा, CH3CH2 CHOH CH2 CHO, ये बन गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल। क्लियर है। एल्डोल प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान था, इसके अंदर एल्डोल प्रोडक्ट बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है एक कंपाउंड, ये आपका क्या गिवन है आपको, ये आपको गिवन है CH2CHO, एक एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, और यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड, ले लेते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब देखिएगा एंटी लाइबेन रूल इसमें लगेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों अलग अलग है ना। तो ये रहा अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे 3 है अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो बेस पहले इस पर रिएक्ट करेगा और ये इस पर रिएक्ट करेगा, तो हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका CH2, और ये जो CHO है ये बन जाएगा आपका CHOH, ठीक है। उसके बाद ये लग जाएगा CH2CHO। क्लियर। अब क्योंकि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो इसका हो जाएगा कंडेंसेशन, यानी कि इसमें से पानी बाहर निकलेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ हमें अभी याद आ गई कि ये जो हमारे पास इनॉल प्रोडक्ट बनते हैं, जो ये हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं अल्फ़ा, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनकी स्टीरियो या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा होता है, उसका ज्योमेट्री
क्या होती है उनकी, क्या ज्योमेट्री होती है उनकी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो आपने सिंगल बॉन्ड के अंदर पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डबल बॉन्ड के अंदर पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री उनकी क्या होती है, तो देखिएगा ये हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ट्रांस को अगर आपको सिस बनाना है, ट्रांस को सिस बनाना है, तो आपको इसको कैसे बना सकते हैं, सिस प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, यूवी लाइट का यूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप यूवी लाइट का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, रेडिकल्स जनरेट करेगा। जब ये रेडिकल्स जनरेट करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका सिंगल बॉन्ड, और ये फिर रोटेट हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं ट्रांस प्रोडक्ट की, तो अगर मैं ए और ए बी बी, ये देखिए ट्रांस प्रोडक्ट है मेरा, जब इसमें अगर मैं यूवी लाइट पास कर दूंगा तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये रेडिकल जनरेट हो गया यहाँ पर, और ये मेरा रेडिकल जनरेट हो गया यहाँ पर। अब ये रेडिकल क्या करेंगे, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। जब ये ऐसे रोटेट करेगा और ये रेडिकल आपस में फिर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि ये हो जाएगा मेरा सिस प्रोडक्ट। तो ट्रांस से सिस में बनाने के लिए आपको यूवी लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है ये आपका। अगर आपने यूवी लाइट का यूज़ किया तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा रिएक्शन जो है एल्डोल रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन के अंदर नहीं होती है, इसके अंदर एक फैक्टर और होता है जिसे हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, कि अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिएगा ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, एक मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन बेस से करनी है हमें, ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, टेम्परेचर भी हाई है, यानी कि कंडेंसेशन होगा। सॉरी। तो अगर हम देखते हैं बेस को, तो ये पॉइंट अल्फ़ा कार्बन दिख रहा है, ये पॉइंट अल्फ़ा कार्बन दिख रहा है, ये अल्फ़ा दिख रहा है और ये अल्फ़ा दिख रहा है। यहाँ पर दो अल्फ़ा, दो इस तरफ अल्फ़ा हैं और दो इस तरफ अल्फ़ा हैं। तो देखिए यहाँ पर है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यानी कि बेस या तो रिएक्ट करे इस जगह पर या बेस रिएक्ट करे इस जगह पर। आपकी चॉइस है, किसी भी जगह पे हम रिएक्शन को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर ले लेता हूँ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बेस की रिएक्शन इस पॉइंट पर करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा बन के, ये बन के मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिएगा ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो कीटोनिक ग्रुप, या कीटोनिक ग्रुप ही कहेंगे, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों एक साथ हों, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन की, ठीक है। यानी कि ये एक रिंग बना सकते हैं। अब ये रिंग देख लीजिएगा कैसे बनती है। देखिएगा ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक दिख रहे हैं 5। अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, यहाँ पे मुझे 6 कार्बन दिखाई देगा। तो देखिएगा क्योंकि ये एनायन बना है, इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये इस पर रिएक्ट कर सकती है ऐसे, यानी कि कितने कार्बन की एक रिंग बन गई, 6 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी आपकी, ये 6 कार्बन की आपकी एक रिंग बन गई। अब इस रिंग में देखिएगा, अगर ये पहला सेंटर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नंबरिंग कर दी मैंने, तो दूसरे पर है मेरा एक डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। 5वीं पोजीशन पे है आर, ठीक है, और छठी पोजीशन पे क्योंकि ये ओ है तो ये बनेगा आपका, ये तो हो गया ये वाला बॉन्ड, और ये बन गया आपका ओ एच, ठीक है। तो हमारे पास ये एल्डोल प्रोडक्ट आ गया। अब क्योंकि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो इसमें क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन मस्ट है। अब वाटर का एलिमिनेशन हम करेंगे तो वाटर का एलिमिनेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, वाटर का एलिमिनेशन देखिएगा हम यहाँ से करेंगे, ये हमारा वाटर का एलिमिनेशन होगा। अब देखिएगा वाटर का एलिमिनेशन आपके पास पॉसिबिलिटी यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक H निकल जाए यहाँ से, और एक पोजीशन है कि यहाँ से भी निकल जाए, ठीक है। अब तो देखेंगे यहाँ पर कैसे निकलेगा और क्यों निकलेगा। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने मैकेनिज्म के अंदर क्या पढ़ा था, जब कंडेंसेशन करते हैं कि बेस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन खींचता है। तो देखिएगा अल्फ़ा कार्बन ये है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप ये है ना, तो अल्फ़ा कार्बन ये दिख रहा है, तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और OH यहाँ पर है तो बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ये प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो
एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं जो एल्डोल रिएक्शन के ऊपर आते हैं। आई थिंक आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सीखा कि एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं और वो किन फैक्टर्स पे कैसे बिहेव करती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।